हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं पढ़ना। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1। गुरुजी आपने पहला लेक्चर स्टार्ट किया है, मतलब कोई ना कोई नया चैप्टर शुरू किया है। बेटा चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशन, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। बेटा जी मजेदार चैप्टर है, पहली चीज। छोटा चैप्टर है, दूसरी चीज। और सिंपल चैप्टर है। सवाल जेई मेंस के अंदर आए तो तुझसे गलत नहीं होंगे। जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना पढ़ के सवालों की प्रैक्टिस जो करवा दूंगा वो कॉन्सेप्ट सीख के। बहुत टफ सवाल नहीं बनेंगे जेई मेंस के अंदर, एक नॉर्मल लेवल के सवाल बनते हैं, आराम से कर लेंगे। हर एक बच्चा कर लेगा। 4 नंबर है, फ्री के है, पक्का सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो एक और चैप्टर आपका वो सीखने जा रहे हो जिसमें आपके जेई मेंस में 4 नंबर पक्के हैं। क्लियर? तो चलिए बेटा जी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। आइए बेटा जी शुरू करते हैं कहानी को। चैप्टर प्रोग्रेस। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आज मैं आपको सिखाऊंगा और फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता के बारे में बताऊंगा। बेटा जी फिर आने वाली क्लासेस में मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण भी बताऊंगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, गुरुत्वीय विभव भी वहीं से डिफाइन करेंगे। उसके बाद इतना होने के बाद चैप्टर का दूसरा पड़ाव बोल दीजिए, है ना। चैप्टर में भी बेटा पड़ाव होते हैं, जैसे पहला पड़ाव बिल्कुल लाइन से है, फिर दूसरा पड़ाव आता है पलायन वेग, पलायन ऊर्जा का, केपलर के नियम, है ना, उपग्रह की गति, भू स्थिर उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रह, और उसके बाद भारहीनता, और फिर वेटलेसनेस बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस, है ना, कोई भार फील कब नहीं होता। थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का। और फिर हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न तो हम बेटा जी बीच बीच में करेंगे, जैसे कि आज ही से ही चालू हो जाएंगे आपके अभ्यास प्रश्न, है ना। कुछ अच्छे सवाल भी है ना। तो बेसिक लेक्चर है आज का, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका दिमाग में रखेंगे, ध्यान मतलब जिनका ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है ना। तो चलिए बेटा जी शुरू करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, दूसरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। चलिए बेटा जी शुरू करेंगे कहानी को। रिवीजन के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बेटा जी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आनत तल पर घूर्णन गति पढ़ी थी और वहां से हमने तमाम डेरिवेशन करे। वो सारे डेरिवेशन, सारे सवाल हैं। अगर तू डेरिवेशन को लिख के, करके, खुद से समझ के अच्छे से कर लेगा तो उस टाइप के जितने सवाल होंगे तू सारे बना ले जाएगा। सूत्र दिमाग में रखने हैं, सूत्र दिमाग में रखिए। कॉन्सेप्ट से सुलझाने हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। पढ़ना अल्टीमेटली आपको ही पड़ेगा बेटा जी, हम केवल गाइड कर सकते हैं, इतना दिमाग में रखना। चलें बेटा जी, चलिए बेटा जी तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये थ्योरी है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से समझा दूंगा आपको क्या कहानी है ना। ये तो है थ्योरी, पर मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से थ्योरी क्या बोलती है। सुन लीजिए बेटा जी, थ्योरी क्या बोलती है सुन लीजिए। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। छोड़ कहानी को, पहले मेरे पास आ जा। वो तो लिखा हुआ है, ये वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो कभी भी समझ लेना। पहले मेरी बात सुन बेटा जी। इस ब्रह्मांड में मैंने बोला कि पृथ्वी सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जुड़ी हुई है, या मैं पृथ्वी पर रह रहा हूं तो मैं पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ हूं। सर तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्व प्लस आकर्षण, इसको तोड़ के देख। गुरुत्वाकर्षण तो गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व बल की वजह से, गुरुत्व बल की वजह से जो आकर्षण है दैट इज गुरुत्वाकर्षण। क्या सर ये प्रतिकर्षण नहीं हो सकता? कदापि नहीं, कभी नहीं। हमेशा और हमेशा आकर्षण होगा। इस ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड में तो हम भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप मेरे सामने बैठे होते तो आप और मैं एक आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। मेरे सामने कोई भी वस्तु है, मेरे सामने टेबल है, पंखा है, हम आपस में क्या जुड़े हुए हैं? आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। मेरे सामने कैमरा है, कैमरे और मेरे बीच में भी एक आकर्षण का बल है। हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है। तो ब्रह्मांड में कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु से एक विशेष बल से आपस में जुड़ी हुई है, और वो विशेष बल का जो प्रकार है या जो प्रकृति है वो आकर्षण की है। यूं बोल दीजिए आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। और जो ये बल है वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, तथा उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कहानी क्लियर? सुनते रहना। जैसे ध्यान से सुनना, पूरी कहानी सब कुछ समझा दूंगा, लिखा हुआ है वो छोड़। मैंने बोला कि तेरे पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1। तेरे पास एक और पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2। बोलो बोलो। और बेटा जी, और बेटा जी, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे से
स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये वाला पिंड इस वाले पिंड को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण है ना, तो ये क्या बोलेगा, आजा मेरे पास आजा। ये वाला पिंड इस वाले पिंड को बोलेगा आजा मेरे पास आजा। तो दूसरा वाला जो पिंड है वो भी पहले वाले को बोलेगा नहीं नहीं तू भी मेरे पास आजा, अर्थात दोनों आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो हम ध्यान से सुनना बेटा कहानी को। तो मैं बोलूंगा पहले पर बल दूसरे के कारण से। तो F12 का मतलब सुनो अब ध्यान से। F12 का मतलब है पहले पर बल दूसरे कारण। ऐसे ही दूसरी वाली वस्तु पर जो बल लगेगा बेटा, दूसरी वाली वस्तु पर जो बल लगेगा वो लगेगा पहली के कारण। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, F21। चूंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए सदिश रूप में लिख रहा हूं, F21। इसको बोलेंगे दूसरी पर बल की भांति कार्य करते, ये बिंदु द्रव्यमान की ही भांति कार्य करते। फिर खैर वो सब चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। आप तो बस इतना दिमाग में रखना कि ये जो बल है F12, ये जो बल है F12 आपस में बराबर है, इनका परिमाण, बल बराबर नहीं है, बल का परिमाण बराबर है। F1 बच्चे जल्दीबाजी में बोल देते हैं, कुछ लोग और भी गलत बात बोल देते हैं, क्या F12 और F21 बराबर है, नहीं बोलते। तो उसको ये बोल F12 का परिमाण और F21 का परिमाण बराबर है। अरे भैया ये बल है, परिमाण प्लस दिशा दोनों चाहिए यहाँ पे, ये दोनों बल बराबर नहीं है। बराबर का मतलब है परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो, दिशा तो दोनों की विपरीत है, कैसे बराबर है भैया। तो फिर यहां पर यह बात लिखिए कि दोनों बलों का परिमाण बराबर है, कि जितने बल से तू मुझे खींच रहा है उतने ही बल से मैं भी तुझे खींच रहा हूं। तो परिमाण बराबर है परंतु दिशाएं विपरीत है। तो ये बात कतई मत बोलना कि दोनों बल बराबर हैं, दोनों बलों के परिमाण आपस में बराबर हैं। तो लेट्स से मैंने नाम दे दिया F, क्या नाम दे दिया, F नाम दे दिया। ध्यान से सुनना बेटा, नया चैप्टर है, आराम से सुनना, सिंपल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बहुत बेसिक चीजें करेंगे, सिंपल चैप्टर है। फिर बता रहा हूं यकीन मानना, लेकिन मैथमेटिक्स है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में मैथमेटिक्स है। तेरी जितनी अच्छी मैथ है उतनी अच्छी फिजिक्स है। मैं फिर बता रहा हूं, जितनी अच्छी मैथ है उतनी अच्छी फिजिक्स है। तो बेटा जी F12 का परिमाण F21 के परिमाण के बराबर है, एंड लेट्स से F है। तो F का जो मान है वो समानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो M1 M2 दोनों का गुणनफल ले, उसके समानुपाती है। और ये जो बल है, ये जो बल है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बेटा जी इसको हमने नाम दे दिया एक, समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। जब मैंने इन दोनों को सुलझाया, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर, तो ये जो F है ये समानुपाती है M1 M2 के और व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। क्या समानुपाती है M1 M2 द्रव्यमानों के और व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। तो जब तुम ये समानुपाती नियतांक हटाओगे या समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बराबर के साथ साथ एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं कैपिटल G, M1 M2 बाय R स्क्वायर। आज के बाद दिमाग में रखना बेटा जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है, G है बेटा जी सार्वत्रिक 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 गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो और बेटा जी इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझते रहना। तो आज के बाद मुझसे कोई भी बल पूछेगा तो भैया जी बल का सूत्र हो जाएगा G M1 M2 बाय R स्क्वायर, पहली चीज। और दूसरी चीज ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा याद रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा याद रखना बेटा जी, लिख लो यहाँ पर,
लिख लो मेरी प्यारी बिंदु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी प्यारी बिंदु लिखिए। बल हमेशा दोनों, बल हमेशा दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा, दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश ही लगेगा। मतलब सर बात समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ बेटा जी क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि बेटा जी ये जो बल लग रहा है M1 और M2 के बीच में, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पहले तो बता इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा ये रही, तो ये जो रेखा है बेटा जी, इसी रेखा के अनुदिश बल दिखाया है मैंने। ये देख, इसी रेखा के अनुदिश बल बनाया है। अनुदिश समझ, जैसे मैंने बोला नदी है, मान लीजिए नदी तेरी ऐसे बह रही है और तू नदी की दिशा में बह रहा है, तो तू नदी के साथ बह रहा है, नदी के अनुदिश बह रहा है। समझ में आया? समझ में आया? नदी के लंबवत बहने का मतलब है कि नदी ऐसे बह रही है और तू इसके लंबवत बह रहा है ना। मैंने बोला है कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, इसका मतलब है कि ये बात पक्की है, हमेशा दोनों दोनों द्रव्यमानों को देखना, दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा को देखना और उस रेखा के अनुदिश ही बल बना देना। मैं फिर बता रहा हूं बेटा जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आई क्या? क्लियर है कहानी? चलिए बोलो बोलो बेटा। अब नोट, यह सूत्र केवल सममित गोलीय द्रव्यमानों या बिंदु द्रव्यमानों के लिए ही लागू होता है। सममित गोलीय का मतलब है पूरा एक अच्छा खासा गोला, सममित मतलब समान रूप से वितरित हो द्रव्यमान उस पर, या बिंदु द्रव्यमान होंगे। या तो ये ले लीजिए सममित गोले हैं, ये क्या है, ये सममित गोले, सममित गोले या बिंदु द्रव्यमान, या बिंदु द्रव्यमान। मैंने बोला कि एक द्रव्यमान है M1 और एक और द्रव्यमान है M2, दोनों के बीच में r दूरी है। या तो ये कहानी बन सकती है या ये कहानी बन सकती है। कहानी सुनते रहना, कहानी सीखते रहना, फील आना जरूरी है बेटा जी, जब तक मजा नहीं आएगा। अब सुन, तो सर हमें कैसे, हम किसके लिए नहीं लगा सकते? जैसे मैंने बोला कि तेरे पास एक छड़ है ना, ध्यान से सुनना, तेरे पास एक छड़ है बेटा जी, इसकी लंबाई दे रखी है उन्होंने L, ए ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई दे रखी है L, ठीक है, और यहां से r दूरी पर, ये क्या है, एक छड़ है, यहां से r दूरी पर तेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है M, इसका भी द्रव्यमान दे रखा है कैपिटल M, इसका द्रव्यमान दे रखा है कैपिटल M और इसका द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल m। दो द्रव्यमान आपको दे रखे हैं और दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा जी वो स्मॉल r है। मैंने बोला बता गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करिए। गुरुत्वाकर्षण, तो बेटा जी गुरुत्वाकर्षण बल का मान, तो बेटा जी ये कतई मत करना कि सर F = G, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, इसका कैपिटल M इसका स्मॉल m और दोनों के बीच की दूरी सर r²। ये मत करना, ऐसा करना पाप है। लिख लो, ऐसा करना पाप है। समाकलन से होंगे ये सारे सवाल। समाकलन पे छोटा सा अल्पांश dm मान के, उसको बिंदु द्रव्यमान मान के, फिर पहले उसके लिए छोटा सा बल लिखाइए और फिर बल के बाद इनको हल करना पड़ेगा। वहीं से कहानी की शुरुआत होगी, वहीं से सवाल बनेंगे। ये कतई मत कर देना तेरे को ये बिंदु द्रव्यमान दिख रहा है क्या, तेरे को ये बिंदु द्रव्यमान दिख रहा है क्या? नहीं सर, इस पर तो द्रव्यमान एक समान रूप से फैला हुआ है, ये तो एक छड़ है। कभी कभी इसका लैम्डा दे देते हैं, एकांक रेखीय द्रव्यमान, है ना, लैम्डा दे देते हैं बेटा जी, जैसे लैम्डा दे देते हैं ना, जैसे एक आवेश में दे देते थे रेखीय आवेश घनत्व, वैसे दे देते हैं यहाँ पे रेखीय द्रव्यमान घनत्व, दैट इज लैम्डा। वो फलन दे देंगे तुम्हें, कुछ नहीं करने, समाकलन करने, यहीं से कहानी शुरुआत होती है और यहीं से बड़े बड़े सवाल बनना चालू हो जाते हैं। खैर हम तो सर, हमारा तो फर्स्ट डे है तो हम तो छोटे सवाल करेंगे, छोटे इन द सेंस बहुत छोटे भी नहीं, अच्छे खासे लेवल के सवाल भी करेंगे, ठीक है, इसके लिए सबर करिए। पर मैंने आपको दिखा दिया ये नहीं करना है, ऐसा करना पाप है। पहले मेरा सुन लो यार, पहले मेरा सुन लो, बाद में आप अपना ये देखते रहना। अच्छा ये क्लियर हो गया, अब देख ले, अब पढ़ ले फटाफट से, ये जो भी मैंने समझाया फटाफट से पढ़ ले। गुरुजी आपकी बात भी सही है, ये भी सही है। चलिए नोट्स भी मिल गए तुम्हें, बढ़िया, और मैंने समझा तो तुम्हें दिया ही। क्लियर? चले बेटा आगे, चले आगे, ये वाली लाइन याद रहेगी। तो ये बिंदु द्रव्यमान नहीं है, ये छड़ है, बिंदु द्रव्यमान नहीं है। क्लियर? चलिए एक सवाल करवाता हूं बेटा जी, फिर उसके बाद एक सवाल करवाने का मन हो गया मेरा, एक सवाल करवाने का मन हो गया मेरा। ध्यान से सुनना सवाल को बेटा जी। मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, मेरे पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु समझते हो? इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 3 शीर्ष है,
शीर्ष है। अब समबाहु है बेटा जी ये, तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री है और भुजा की लंबाई ए, ये समबाहु त्रिभुज है। अब बताना नहीं चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए कि समबाहु है तो क्या मतलब होता है समबाहु का। समबाहु का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, हालांकि ये सब चीजें बताते नहीं है बट मुझे बताने पड़ रहे, पता नहीं क्यों। और ये भी 60। क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? बोलो यार। सर इसका द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है, इसका द्रव्यमान m/2 है और इसका द्रव्यमान 2m है मुझे, और भुजा की लंबाई a है। तो अब समबाहु त्रिभुज है, एक की पता है, तीनों की पता है, मुझे निकालना है ये बिंदु है a, ये बिंदु का नाम दे दिया a, ये बिंदु का नाम दे दिया b और ये बिंदु का नाम दे दिया c। बिंदु c पर या शीर्ष c पर रखे, ऐसे लिख लो, शीर्ष c पर रखे, और ये a का मान भी दे रखा है बेटा। भुजा की जो लंबाई है ना, ये भुजा की लंबाई जो है ना वो दे रखी है, ये भुजा की लंबाई दे रखी है 1 मीटर। क्या दे रखी है? 1 मीटर। शीर्ष c पर रखे, बिंदु द्रव्यमान 2m, बिंदु द्रव्यमान 2m पर लगने वाला परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। चलिए सवाल आपके सामने रेडी हो चुका है, सवाल को करने की कोशिश करेंगे। आइए बेटा जी, सीधी सी बात है गुरुजी, समबाहु त्रिभुज है, हल करूंगा यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज है, हल करूंगा यहाँ पर। आइए बेटा जी, है ना बेटा जी, ये है 2m और ये है बेटा जी m और ये है m/2 और ये है 60 डिग्री बेटा जी। अब सुनो, किस पर जाना है, किस पर निकालना है, जिस पर निकालना है उस पर खड़े हो जाओ। किस पर पूछा है? बिंदु सी पर। आइए बिंदु सी पर चलते हैं, यहां पर खड़े हो जाओ। अब यहां खड़े रह के आसपास नजरें दौड़ाओ तो तुझे क्या देखेंगे? केवल 2 द्रव्यमान देखेंगे। इससे ए दूरी पर, ए बराबर कितना है? 1 मीटर। ए बराबर 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर एक द्रव्यमान है जो बिंदु शीर्ष बी पर रखा है, बिंदु या शीर्ष बी पर रखा है, बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m है। एक और बिंदु द्रव्यमान है जो यहां पर रखा हुआ है, एक मीटर पर ही रखा है क्योंकि भुजा की लंबाई तो 1 मीटर ही है, m/2 नाम का। तो बेटा जी जाहिर सी बात है सर, तो जाहिर सी बात है सर, हम क्या करने वाले हैं? पता है तुझे? पता है तुझे? हाँ गुरुजी, क्या करने वाले गुरुजी? बेटा जी ये वाला किस पर निकाल रहे हैं बल? बल निकाल रहे हैं सी पर। तो सी पर कौन कौन से आकर्षण वाले वो दिखाइए, सी को कौन कौन खींच रहा है? तो सी पर ये बी वाला बोलेगा आजा मेरी तरफ, बी वाला क्या बोलेगा? आजा मेरी तरफ। तो सी वाला बोलेगा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूं, चल इसको नाम दे देते हैं हम F1। सी पर क्या, ये सॉरी, बी बिंदु वाला, बी पर जो द्रव्यमान है, बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m बोलेगा चल मेरी तरफ आ, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा F1, नाम ही तो मैंने दे दिया। ए वाले बिंदु पर जो m/2 बिंदु द्रव्यमान रखा है वो भी क्या बोलेगा? नहीं नहीं, तू तो मेरी तरफ आ, तू तो मेरी तरफ आ। अच्छा, तो ये बेचारा इधर भी जाने की कोशिश करेगा। तो इस पर केवल कितने बल आए? इस पर सर 2 बल आए, एक बल ये, और कोण कितना दिख गया सर? 60 डिग्री है गुरुजी, ये तो सदिशों का सवाल है। पहले मैं F1 लिखना चाहता हूं, F1 कितना है सर? F1 लिखूंगा इन दोनों के बीच में, तो भूल जा बाकी की पूरी दुनिया को, केवल 2 द्रव्यमान है, gm1m2/r²। अभी अभी सीखा गुरुत्वाकर्षण का नियम, देखो सवाल चालू हो गए, gm1m2/r²। तो बेटा जी जी m1 का मान है m, m2 का मान है 2m/r²। और बेटा जी सबसे पहली चीज, ये जो बल दिखाओगे, दोनों बिंदु द्रव्यमानों को या दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दिखाना है। तो मैंने देख अनुदिश दिखाया, आड़ा टेढ़ा तिरछा मत दिखा देना। और प्रकृति हमेशा आकर्षण की है तो आकर्षण की दिखाई, प्रतिकर्षण वाली प्रकृति मत दिखा देना। चैप्टर का नाम ही है गुरुत्वाकर्षण। क्लियर? तो बेटा जी है ना, और दोनों द्रव्यमानों के बीच में दूरी कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। दूरी हमेशा मीटर में जाएगी। मैं फिर बता देता हूं बेटा जी, जहां R
मीटर में नापी जाएगी, m1 m2 kg में नापे जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं किस में नापे जाएंगे, kg में, ठीक है। F1 आ गया कितना सर, 2g_m²। F1 कितना आया, 2g_m²। बेटा F2 निकालते हैं इसी तरीके, g m1 का मान m/2, m2 का मान 2m बाय दोनों के बीच की दूरी F2 बराबर 2 से gm²। एक चीज समझ में आई सर, क्या कि F1 जो है ना वो 2 गुना है F के F2 के। बोलो बस। अब ये तेरे पास कोई भी 2 बल आ गए बेटा, अब अगर तुझे याद हो सदिश योग, बेटा जी परिणामी कैसे लिखता है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये क्या लिखता है परिणामी। तो बेटा जी आज भी वही कहानी है, F1² 2F2 का स्क्वायर, F1 की वैल्यू क्या है 2F2, 2F2 का स्क्वायर प्लस F2 3F2 का स्क्वायर, 3F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 रखेगा तो 4F2, तो 4F2 स्क्वायर इंटू cos थीटा, थीटा 60, cos 60 का मान आधा, cos 60 आधा, तो बेटा 3 और 2 5, 5F2 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5F2 स्क्वायर हो जाएगा, 3F2 प्लस 5F2, तो F नेट जो आएगा 5F2 स्क्वायर, तो F नेट बराबर F2 इंटू √5 और F2 का वैल्यू gm², तो जो नेट बल आएगा वो आएगा बेटा जी √5 gm²। जी की वैल्यू दी होगी, जी की वैल्यू पता होता है 6.67 करके नहीं, और m आपको दे नहीं रखा, दे देते 1 kg 2 kg, तो सीधा सीधा परिणामी बल आ जाता। केवल 2 सदिशों की कहानी है और कुछ भी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए सवाल करने में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगा कि गुरुजी दिमाग के ऊपर से चला गया, गुरुजी दिमाग के ऊपर से चला गया, ये क्या किया आपने, बात थोड़ी समझ में नहीं आई, तो सब्र रखिए, आगे और सवाल करवाऊंगा। बेहतरीन सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। आइए पहले बताओ बात समझ में आई, अगर बात समझ में आई तो अब इसका बेटा सदिश नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में सदिश रूप भी होता है, जो ये जो बल है इसका सदिश रूप से जो बल है वो पढ़ेंगे। अभी हमने केवल परिमाण की बात करी थी, हमने दिशा की बात नहीं करी। हालांकि ये जो सदिश रूप है ये सवालों में इतना महत्व नहीं रखेगा, अगर तेरे पास सदिशों का बेसिक नॉलेज है तो तू खुद ही कर लेगा, उसको करने की भी जरूरत नहीं है। जो मैंने वेक्टर्स सिखाए थे स्टार्टिंग में, ये वेक्टर्स इसीलिए सिखाए जाते हैं बेटा जी, फिजिक्स में इनका बहुत यूज है, समझ में आया। तो सोच अगर मैं वेक्टर्स नहीं सिखाता तो फिर कैसे काम चलता, बोलो, है ना। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूं बेटा जी, 2 सदिश है, 2 सदिशों के मध्य मान लीजिए थीटा कोण होता, तो परिणामी कैसे लिखते हैं, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 का वैल्यू तूने निकाला बेटा जी 2gm², F2 का वैल्यू निकाला बेटा gm², तो gm² की जगह तूने F2 रख दिया, तो F1 की वैल्यू 2F2। तेरे पास F1 और F2 में संबंध आया था। अब तुझे ये पता है बेटा जी दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का, cos 60 का मान आधा। F1 की जगह रखेगा बेटा जी 2F2, तो F1 की जगह रखेगा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ गुरुजी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा जी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, मुझे शक हो रहा है, पक्का की होगी बेटा, मैंने कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं कर दी, एक बार रख के देखो, थोड़ा शॉर्ट में कर दी मैंने। F1 का स्क्वायर का मतलब है 2F2 का स्क्वायर, मतलब 4F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 F1 का वैल्यू 2F2 इंटू F2 cos 60, 4F2 स्क्वायर प्लस 1 5F2 स्क्वायर, 5F2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4F2 स्क्वायर। अब बच्चे इसको 9F2 कर देते, ये नहीं करना, देखना ध्यान से। तो बेटा 4F2 स्क्वायर प्लस 1F2 स्क्वायर 5F2 स्क्वायर, देखना 2F2 रखेगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4F2 स्क्वायर, तो 5F2 स्क्वायर प्लस 4F2 स्क्वायर cos 60, cos 60 का मान आधा 2, 5 और 2 7, ये तो आया 7F2 स्क्वायर, तो बेटा जी √7, F2 का मान कितना है gm²। आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, पक्की बात है, और एक बार चेक कर ले, हाँ सही है सर, यही आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। cos 60 का मान बता दे बस, cos 60 का मान आधा, तो ये 2 इंटू 2 4, 4F2 स्क्वायर, और ये 4F2 प्लस 1 5F2 स्क्वायर प्लस 4F2 स्क्वायर कटेगा 2F2 स्क्वायर 7F2 स्क्वायर, सही है यार,
अब सही है ना, जी का मान देख लेना, सबका मान देख लेना। चलो खैर कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, वो नहीं करनी है, समझ में आ गया। अब हेडिंग लगाएंगे बेटा जी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। ऐसे बेटा जी कितने भी सवाल बना ले, सुनो, ऐसे कितने भी सवाल बना ले, ये 3 द्रव्यमान होते, चौथा द्रव्यमान में केंद्र पे रख देता एम नॉट, पूछता बता इसके द्रव्यमान, इसके केंद्र पर रखने के बाद जो द्रव्यमान रखा है एम नॉट, इस पर लगने वाला परिणामी बल। सिर्फ सदिशों की कहानी है, गणित है, सुलझाइए बैठ के, जाइए, मैंने होमवर्क दे दिया, सभी बच्चे ऐसा ट्राई करना कि इसके केंद्र पर एम नॉट रखना और इस पर परिणामी बल निकालने की कोशिश करना, आंसर आना चाहिए। अब बेटा जी हम बात करेंगे सदिश रूप की, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा चित्र, और उसके बाद सिखाऊंगा गणित, और उसके बाद करेंगे बेटा जी, उसके बाद ये थोड़ी सी थ्योरी हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको मैं बता ही दूंगा, हालांकि 6.67 × 10⁻11 होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर खैर करते हैं, सुनना, कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा। बेटा जी ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, बोलो बेटा, है ना, ये मूल बिंदु है, क्या है ये, मूल बिंदु। बेटा जी यहाँ पर एक द्रव्यमान रखा है m1, और यहाँ पर एक और द्रव्यमान रखा है बेटा जी m2। बेटा जी मूल बिंदु है ये O, 2 बिंदु द्रव्यमान है, एक m1 है, एक m2। देखो बहुत आराम से समझा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है इस चैप्टर को सिखाने की, छोटा चैप्टर है, पहले बेस पकड़ ले, एक बार मेरी स्पीड पकड़ ले इस चैप्टर की, फिर तो मैं खींच दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, और सवाल करेंगे बहुत। फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा स्पीड स्लो रख रहा हूँ, बच्चे तेरे दिमाग में जाना चाहिए, मेरी स्पीड में मत जाइयो, मेरा टारगेट तुझे सिखाना है, सिलेबस करवाना नहीं है, सिलेबस तो होगा ही टाइम पे, चिंता मत कर, पर तू पढ़ पहले उसको अच्छे से, 11th कर ले, क्योंकि बेटा जी जब तू 12th में जाएगा ना तो 11th करने का टाइम नहीं मिलेगा, बजाय अभी मौका दे रहा हूँ ढंग से कर ले। सुनो, ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से अगर मैं इस m1 वाले की स्थिति पूछूं तो कैसे बताएगा स्थिति सदिश, यही तो देते हैं कि ये है स्थिति सदिश r1 सदिश, ये है स्थिति सदिश r1 सदिश, और ये है बेटा जी मूल बिंदु, ये है द्रव्यमान m2। इस द्रव्यमान m2 की अगर मैं बोलूं मूल बिंदु से स्थिति, तो बोलेंगे अरे वो कहीं दूर एक सदिश है, नाम दे दिया बेटा जी r2। r1 क्या है पर r2 क्या है पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन, r1 क्या है, द्रव्यमान m1, या ऐसे मत, ऐसे लिख, m1 द्रव्यमान का, m1 द्रव्यमान का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, और r2 बोलूं तो m2 द्रव्यमान का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश आ गया। बोलो बेटा, ये m1 है, ये m2 है, अच्छी बात है। चलिए बेटा, मेरी मर्जी हो रही है इन दोनों लाइनों को, इन दोनों द्रव्यमानों को एक रेखा से मिलाने की, जो रेखा तू समझ रहा है वो रेखा नहीं है, ये पढ़ने वाली रेखा है, तो मैंने इन दोनों द्रव्यमानों को एक रेखा से मिला दिया। अब सुनना बेटा, क्या ये दोनों द्रव्यमान है, बिल्कुल है, क्या बिंदु द्रव्यमान है, बिल्कुल है, क्या दोनों के मध्य आकर्षण का बल आएगा, आएगा, और आकर्षण का बल पहला, दूसरा वाला बोलेगा आ मेरे पास, तो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा कौन, दूसरा वाला, और पहला वाला ये वाला इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, आ मेरे पास आ जा। बात सुनते रहना, सीखते रहना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हमने इनको नाम दिया था, पहला द्रव्यमान है इसलिए पहले पर बल, दूसरे के कारण बल किस पर लग रहा है, पहले पर, लेकिन लग किसकी वजह से रहा है, दूसरे की वजह से, दूसरा वाला इसको खींच रहा है। तो इसलिए पढ़ने का तरीका, पढ़ना आना चाहिए इनको पढ़ना आना चाहिए, क्लियर। ऐसे ही दूसरे पर बल पहले के कारण से, बोलो बात समझ में आई, F12 और F21 का मतलब पता होना चाहिए, पहले पर बल दूसरे के कारण, और F21 का मतलब पता होना चाहिए, दूसरे पर बल
पहले के कारण। वो चित्र की कॉपी करूंगा मैं, सुनते रहना, मजा आना चाहिए। अब बोल, सुन। अब बेटा कहानी थोड़ी सी चटपटी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कलर मैंने हरा ले लिया। अब बेटा मैंने मूल बिंदु से, ये क्या है, ये R1 है क्या? बेसिकली ये R1 नहीं, R1O है। ये R2 नहीं है, R2O है। क्यों? O मूल बिंदु के सापेक्ष। इसको कैसे लिखेगा? इसको यही तो लिखेगा, दो की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। R1O को कैसे लिखता है? R1O को कैसे लिखता है सर? R1O को लिखेंगे, R1O को लिखेंगे एक की स्थिति बी के सापेक्ष या O मूल बिंदु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको माइनस कर देते हैं। ये पढ़ाया गया है सापेक्ष गतियों में। मना करके देख, फिर पिटेगा तू। करके देख। तो सर हम जमीन का लिखते नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ R1 और R2 लिख रहा हूं, पर कायदे से इनको कैसे लिखे जाते हैं पता होना चाहिए। बेसिकली ये R2 है, वो मूल बिंदु से है, पर मूल बिंदु के निर्देशांक या स्थिति ही 0 है, तो यहाँ 0 लिखेगा तो 0 खत्म हो जाएगा, इसलिए R2 0, R2O जो बचा वो R2 बचा, इसलिए केवल R2 लिख देता हूं मैं। एक्चुअल फंडा ये है इसका, तो एक्चुअल जो मलाई है ना वो ये है इस कॉन्सेप्ट की। खैर सर जिसके सापेक्ष, तो अगर मुझे इस वाले की M2 वाले की स्थिति बतानी है, M2 वाले की स्थिति बतानी है M1 के सापेक्ष, तो M1 के सापेक्ष जिसके सापेक्ष उसको माइनस करेंगे। ध्यान से सुनना। तो हम कैसे लिखेंगे? ये थोड़ा सा नीचे डाल देता हूं, है ना, अभी इसे बाद में लिखूंगा, पहले हरा वाला सतान। तो मैं लिखूंगा बेटा जी, द्रव्यमान दूसरा है तो दूसरे की स्थिति पहले के सापेक्ष, स्थिति एक सदिश राशि है तो ये स्थिति सदिश। ऐसे ही बेटा जी अगर दूसरे के सापेक्ष दूसरे पर बैठ जाऊं और पहले वाले द्रव्यमान की स्थिति लिखने लगूं, तो पहले वाले की स्थिति जिसके सापेक्ष उसको माइनस कर दीजिए दूसरे के सापेक्ष। वाह वाह गुरुजी वाह, लिखना आना चाहिए। अभी F12 F21 लिख दूंगा, डोंट वरी, वो मैंने मिटा दिए, पर तुझे लिखने आने चाहिए, है ना। ये है F12 पहले परबल दूसरे के कारण से, और ये है F21 दूसरे परबल पहले। क्लियर कट डायग्राम है ये। और ये कैसे लिखा, यहाँ 1-2 क्यों लिखा, 2-1 क्यों नहीं लिखा, इन सब के पीछे की कहानी यहां से समझाई है मैंने, पहले बता। और R21 और R12 का मतलब लिखूंगा अब मैं लिखूंगा बेटा जी, R12 का मतलब क्या है ना, M1 द्रव्यमान की स्थिति M2 वाले द्रव्यमान के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष उसको माइनस। R12 को तुम कैसे लिख सकते हो? बेसिकली R12 सदिश पता है क्या है? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। R21 सदिश पता है क्या है? R2 सदिश माइनस R1 सदिश। R21 क्या बोलेंगे? M2 द्रव्यमान की स्थिति M1 वाले द्रव्यमान के सापेक्ष। बढ़िया चीज दे रहा हूं, मलाई। तो लिखना आना चाहिए, कैसे लिखे देख, मैं मेरे हाथों से करके इसलिए दिखाता हूं ताकि बच्चे तुझे हैबिट पड़े वरना मेरे को क्या ही पड़ी है, ये सब कुछ लिख तो रहा है। R12 M1 का M2 के सापेक्ष, R12 क्या है? M1 का M2 के सापेक्ष। R12 को क्या लिख सकते हैं? R1 सदिश माइनस, मेरे को क्या पड़ी है लिखने की, पर लिख देता हूं। सब कुछ जो मैंने सिखाया वो यहां लिखा हुआ, इतना बस, इतना ही देखना, नीचे मत जाना, नीचे मैं समझाऊंगा अभी। तो अब मुझे अगर बल लिखना है, क्या लिखना है? सदिश रूप है ना, तो मुझे बल लिखना है F12 पहले पर बल दूसरे के कारण से। तो सर बल एक सदिश राशि है, तो परिमाण प्लस दिशा। परिमाण तो सर लिख देंगे जी M1 M2 बाय दोनों के बीच की दूरी। अब दूरी सुनेंगे ध्यान से, लेकिन पहले सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनियो बेटा जी। R21 लिखने जा रहा हूं, ए बेटा R21 लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनियो, मतलब ऑब्वियसली बात है ना। दूरी लिखने जा रहा हूं, तो बेटा जी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पहले यहां से लिख रहा है ना, पहले पर लिख रहा है, तो दूरी कैसे लिखेगा? वो कहीं दूर, तो R21 दूसरे की स्थिति पहले के सापेक्ष। अब जब बैठा ही पहले पर है तो यहां तो तू R21 डालेगा और यहां केवल परिमाण डालेगा, तो इसका स्क्वायर।
लेकिन हम सदिश लिख रहे हैं। अब यहाँ जाएगा बेटा जी सदिश रूप। क्या जाएगा? सदिश रूप। अब बेटा जी सदिश मतलब एकांक सदिश। अब ये सदिश है, अब नहीं तो ऐसे मान ले, चल छोड़ मत परेशान हो। F12 की दिशा किधर है? इधर। तो दूरी भी स्थिति सदिश इधर है, तो R21 भी यही वाला लेगा। अब F12 की दिशा ये रही तो R21 ये रही। जब इसको लिखेगा F21 को तो R12 लेगा। अभी मैं F12 ले रहा हूं इसलिए R21 लिया है। ओ भाई बल ऐसे है ना, तो दूरी भी तो ऐसी लेगा स्थिति। तो F12 लिख रहा हूं तो दूरी भी R21 लिया है। अब बेटा जी ये सदिश है तो इसकी दिशा में एकांक सदिश, इसकी दिशा में एकांक सदिश कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? R21 कप्पा। तो बेटा जी R कैसे लिखेगा? R21 सदिश कप्पा। अब ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा सुलझाऊंगा, थोड़ा सा चटाका पटाका दूंगा तुझे। सुनना बेटा जी R21 कप्पा एकांक सदिश कैसे निकालता है? सर उसी सदिश में अगर उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दो तो एकांक सदिश, इसकी जगह ये रख दे तो F12 सदिश, ध्यान से देखना वही फॉर्मूला आएगा, G M1 M2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 सदिश बाय R21 परिमाण है ना, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये और ये मिलकर तो क्यूब हो जाएंगे। अब सेम ही तो है, क्यूब हो जाएंगे। तो F12 सदिश कैसे आएगा? G M1 M2 Y R21 का क्यूब और इधर आ जाएगा R21 सदिश। सर ये आया। अच्छा सर अगर आप इसको R12 लिख लो तो यहाँ माइनस लगा दो, क्योंकि बेटा R12 सदिश और माइनस R21 सदिश दोनों भले परिमाण में बराबर हैं लेकिन दोनों दिशा में विपरीत है। तो R21 की जगह मैं माइनस R12 भी लिख सकता हूं, तो वहीं पे पहुंच जाऊंगा। F12 सदिश बराबर G M1 M2 बाय R21 का क्यूब इंटू बेटा माइनस R12 सदिश, माइनस को आगे पहुंचा दे, F12 सदिश बराबर माइनस G M1 M2 बाय R21 का क्यूब R12 सदिश। या तो ऐसे याद रख ले, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब जब F12 लिख दिया तो सिमिलरली इसी तरह क्या लिख लेगा? F21 भी लिख देगा। क्या लिख देगा? इसी तरह F21 भी। तो कैसे लिखेगा बेटा जी? माइनस G M1 M2 बाय R। अब यहाँ लिखूंगा मैं 12, क्योंकि 12 था तो 21 था, तो 21 है तो 12 का क्यूब, और यहाँ लिखूंगा बेटा जी 12 है तो 12, 21 है तो 21 सदिश। दिस इज सदिश फॉर्म। ओहो गुरुजी मजा आ गया। या तो ये बोल दे या ये बोल दे, तेरी मर्जी हो जो बोल दे। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि F12 और R12 दोनों विपरीत है। आजा, F12 और R12 दोनों विपरीत है। कैसे दिखाएगा? माइनस से। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है F12 सदिश R12 कप्पा के विपरीत है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है। इसी प्रकार ये भी लिख दिया मैंने, लिख दिया। तो यहां से एक बात समझ में आई, क्या कि सर F12 सदिश बराबर होगा F21 सदिश के परिमाण के, परंतु दिशा माइनस होगी। करके देख लेना, माइनस है। और ऐसी ही स्थिति के लिए भी R12 सदिश बराबर है माइनस R21 सदिश, पहले भी लिख चुका हूं। इसका यहां से पता चला क्या कि दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं पिंडों जो लेना चाहे ले लो, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण समान होता है, बराबर होता है, परंतु दिशा विपरीत। जितने बल से तू मुझे खींचेगा उतने बल से मैं तुझे खींचूंगा, परंतु हम दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। दिस इज द कंप्लीट लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब चूंकि ये लॉ होते हैं तो लॉ के डेरिवेशन नहीं है, जो F समानुपाती M1 M2 के F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो वो कहां से आया? ये लॉ है, ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ये कर करके देखे गए और सीधे रिजल्ट के रूप में लिख दिए गए, और ये आज भी सत्य बैठते हैं, इसलिए चलते आ रहे हैं। क्लियर है बेटा? बात समझते रहना, सीखते रहना। पहले बता, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है बेटा जी? बेटा जी मुझे ये थोड़ा थोड़ा कुछ याद दिला रहा है गुरुजी, मैं बताऊं सर। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन समान परिमाण का होगा, विपरीत दिशा में होगा और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होगा। आजा आजा, समान परिमाण का होगा, जितना पहला वाला खींचेगा उतने ही बल से दूसरा वाला भी खींचेगा, परिमाण समान है। विपरीत दिशा में होगा, दूसरा नियम भी लग गया, और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होगा। सर
सर ये तो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं। लगाइए मेरी प्यारी बिंदु, न्यूटन के पालना चले आगे। बढ़िया गुरुजी, यहां तक हमें समझ में आ गया, अच्छा लगा, मजा आया। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी सी बातें सीख लेते हैं, फिर एक सवाल आपको सामने रखूंगा, लेकिन देखते हैं सवाल हो पाएगा, क्योंकि क्विज का सवाल भी अच्छा सवाल है। खैर होमवर्क भी दे देंगे, उसमें कोई खास बड़ी चीज नहीं, उनको तो मैं अगली क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा। सुनिए, लगाइए हेडिंग अगली, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। अब थोड़ी सी कैपिटल जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना, इसका भी तो विशेष रूप है, विशेष रोल है। बेटा कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों में फर्क है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। स्मॉल जी बदल सकता है, परंतु कैपिटल जी कतई नहीं बदलेगा। पूरे ब्रह्मांड में सभी पिंडों के लिए, किसी के भी लिए बात कर ले, जब जब कैपिटल जी का मान रखा जाएगा फिक्स है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। तो सर फिर किसकी बात चल रही है? स्मॉल जी की वैल्यू बदल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे जानेंगे वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी के लिए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी एक अदिश राशि है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, इसका मान फिक्स है, पूरी दुनिया जानती है तेरे अलावा, लेकिन अब तू मुझसे पढ़ चुका है, अब तू भी जानता है पूरी दुनिया के साथ। और सीजीएस पद्धति में इसको हम 6.67 इंटू 10 की घात -8 बोलते हैं। बेटा जी विमीय सूत्र तुझे लिखना आता है, मात्रक एवं विमाओं वाले चैप्टर में मैंने इसकी विमा लिखा दी है, तो परेशान नहीं होंगे। होगे क्या, होगे क्या तो हो जाओ, है ना। चलो जी का मान समस्त ब्रह्मांड के लिए नियत रहता है। यह वस्तुओं के आकार, प्रकृति और इनके बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। लगाइए मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु। सवाल बनेगा किस किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के आकार पर, उसकी प्रकृति पर, और माध्यम, उनके बीच में क्या माध्यम है, दो द्रव्यमानों के बीच में क्या माध्यम है। फिक्स है, लगना है तो लगना है। किसका मान? जी का मान पूरे ब्रह्मांड के लिए नियत रहता। तो सवाल बन सकता है कि जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता? हिंद पर निर्भर नहीं करता। और जी का मान निकाला किसने? रटा रटाया सा है, प्रयोगशाला में जी का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने मरोड़ी तुला, जिसको बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस प्रयोग की सहायता से ज्ञात किया, जिस प्रयोग को तुम्हें जानने की कोई जरूरत। आइए कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये रहा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। सवाल करिए बेटा, सवाल करिए। अगला, ए भुजा वाले वर्ग के चारों शीर्षों पर चार द्रव्यमान। बस 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 वही क्वेश्चन है जो अभी होमवर्क में दिया, क्विज में आया है, पहले मैं करवा दूंगा इस सवाल है। वर्ग के केंद्र पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल एम पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा। बढ़िया सवाल है, आइए सॉल्व करेंगे। टाइम लगेगा सवाल में, लेकिन कर सकते हो, थोड़ा वेक्टर है, वैसे तो स्पीड आ जाती है प्रैक्टिस कर करके, लेकिन आपकी अभी नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। वैसे तो ये बिना पेन चलाए किया हुआ सवाल है, बिना पेन चला के कर देते हैं इनको, पर दिमाग उतना तेज चलाना पड़ेगा पहले। चलो बेटा जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान दोनों वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर नहीं करता, लिखा हुआ है। ऊष्मीय नियतांक पर नहीं करता,
त्वरण पर नहीं करता, आंसर है इनमें से कोई नहीं, किसी पर निर्भर नहीं करता यार ये मान। अगला, ए भुजा वाले वर्ग के चारों शीट M2 M3 M4 M, ये रहा भाई, ये वर्ग है, ध्यान से सुनना। यहाँ M बना दिया, ध्यान से सुन ले, यहाँ 2M बना दिया, यहाँ 3M बना दिया, यहाँ 4M बना दिया, और ए भुजा है, ये रही ए भुजा। और वर्ग के केंद्र पर वर्ग के केंद्र पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल m पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण। अब सुनो सुनो बेटा, जाहिर सी बात है, ये ए है, ये ए है, तो बेटा ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी है, √2a पूरी, तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी, तो √2a/2, सर a/√2। ओ हो गुरुजी, इसका मतलब ये दूरी a/√2 है। हाँ बेटा, पर गुरुजी आप इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, बाद में x की वैल्यू रख देंगे a/√2, क्योंकि सब में ही ये दूरी आनी है, सब में ही इस दूरी का यूज होने वाला है। कहां तक रखोगे, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया x, और यहां पर जो बिंदु रखा है m, उस पर बल। तो बेटा जी देख, ये वाला m पर जो बल लगेगा इसके कारण से इधर खींचेगा F1, ये F2, ये इधर खींचेगा F3, और ये इधर खींचेगा अलोंग द लाइन है ना F4। तो बेटा जी ध्यान से सुन, F1 का मान G M M M1 M2 बाय, और दोनों की मध्य की दूरी x²। F3 का मान बता सर, G M 3M बाय x²। तो F3 का मान सर 3GM² बाय x²। बेटा F3 और F1 दोनों विपरीत दिशा में है, तो माइनस होंगे, तो परिणामी कितना आएगा, इसी दिशा में रह जाएगा, बड़े वाला की दिशा में। बड़ा वाला कौन है, F3, कितना हो जाएगा, 3GM² बाय x² में से GM² बाय x² जाएगा, तो बेटा जी ये बचेगा 2GM² बाय x²। अब मैं इसकी निकाल लेता हूं F2 और F4। F2 की बात करूंगा तो बेटा जी GM 2M करूंगा, तो बेटा जी GM 2M G2M into M बाय x²। तो बेटा जी F2 आएगा 2GM² बाय x²। ऐसी F4 की बात करूंगा तो बेटा जी आएगा 4GM² बाय x²। F4 दोनों विपरीत दिशा में है, बड़ा कौन है F4, तो परिणामी इधर रह जाएगा, 4GM² बाय x² में से माइनस जाएगा 2GM² बाय x²। बेटा जी ये सारे कोण कितने होते हैं, समकोण होते हैं, तो कितना बचेगा सर 2GM² बाय x²। अब तेरे पास एक ये बचा और एक ये बचा, दोनों बराबर हैं, लेट्स सी F और F, दो बल 90 डिग्री पर हैं, तो परिणामी कितना आएगा, मध्य में आएगा F नेट, और कितना आएगा √2f। अब दो सदिश समान परिमाण के 90 डिग्री पर है, √2f, f का मान रख दे, √2f का मान रखेगा 2GM² बाय x²। तो सर 2√2 देखो कितनी फास्ट कैलकुलेशन की है, 2√2GM² बाय, और x का मान a/√2, तो a² बाय √2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 4√2GM² बाय a², 4√2GM² बाय a²। हाया फील, सवाल सही होते हैं, ये अच्छे सवाल होते हैं, इनमें लगती है प्रैक्टिस, पर तुझे तो टाइम लगेगा। पर खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानना ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बेटा जी ये हमने खत्म कर लिया, ये बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाते जाते एक होमवर्क लेते जाइए, और अगली क्लास में गुरुत्वीय त्वरण ये सिखाने से पहले गुरुत्वीय क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता, इसकी बात करेंगे। यहां तक पहुंच गए तो अच्छी बात है, अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो आज के लिए तो बेटा जी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।